Okay, so we'll go ahead with next topic today. लेकिन उससे पहले very quickly we will revise what we have seen in the last lecture. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव किया था दो केसेस में, एक था विदाउट डाइलेक्ट्रिक और एक था विद डाइलेक्ट्रिक। तो जो कल नहीं थे तो अभी आपके पास और एक चांस है कनेक्ट करने के लिए, बिकॉज आज का जो लेक्चर है उसमें हमको स्पेशल केसेस देखने हैं। तो बिफोर वी गो है टू स्पेशल केसेस पहले बेसिक पता होना चाहिए। तो इन द लास्ट लेक्चर आई विल वेरी क्विकली रिवाइज, वी हैव derived expression for capacitance of a parallel plate capacitor, of a parallel plate capacitor। दो केसेस देखे थे हमने। केस नंबर 1 था विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मतलब जब कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कोई और मटेरियल नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो अगर आपको याद होगा इस केस में हमारे पास दो प्लेट्स थे। कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं, दो में से एक प्लेट होता है इंसुलेटेड, दूसरा प्लेट होता है ग्राउंडेड। ये है प्लेट नंबर 1 विच इज़ इंसुलेटेड प्लेट, ये है प्लेट नंबर 2 विच इज़ ग्राउंडेड प्लेट। इसका ग्राउंडिंग किया है हमने, और इंसुलेटेड प्लेट जो है उस पर आपने पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट कर दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा माइनस क्यू। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो बाहर वापस से आएगा प्लस क्यू, लेकिन बाहर क्योंकि ग्राउंडिंग करके रखा है आपने, ग्राउंडिंग करना मतलब अर्थिंग करना, मतलब जो चार्ज है वो हम लोग यहाँ से निकाल के ग्राउंड में डाल देते हैं। ये जो दोनों प्लेट्स कैपेसिटर के जो प्लेट्स है, इन दोनों का डिस्टेंस था d। इन दोनों प्लेट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है v। इन दोनों प्लेट्स पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस पे है प्लस सिग्मा और यहाँ पे है माइनस सिग्मा। एंड देन इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे ये जो आपके पास कैपेसिटर है इसको आप 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हो। रीजन नंबर 1 जो प्लेट नंबर 1 के लेफ्ट में है, रीजन नंबर 2 जो प्लेट 1 और 2 के बीच में है, और रीजन नंबर 3 जो प्लेट 2 के राइट में है। तो ये हो गया आपका रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, और यहाँ पे आ गया रीजन नंबर 3। एंड देन प्लेट नंबर 1 पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। तो अगर आपको याद होगा पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे। तो जो पहला प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है अवे। तो ये जो ग्रीन कलर के वेक्टर्स में दिखा रहा हूँ ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट नंबर 1 विच इज डायरेक्टेड अवे। इसको मैं E1 बोल दूंगा। और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है प्लेट नंबर 2, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टूवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स। तो ये आ गया टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, ये E2 है। और दोनों ही केस में, मतलब केस नंबर 1 पहला प्लेट और प्लेट नंबर 2, दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, और ये हमने गॉस लॉ यूज़ करके फाइंड करके रखा था। अगर आपको गॉस लॉ का तीसरा एप्लीकेशन याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइटली चार्ज प्लेन शीट, तो हमने वहाँ पे ये इक्वेशन डिराइव किया था E1 और E2। मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम, लेकिन डायरेक्शन वाइज दे आर डिफरेंट। क्योंकि प्लेट नंबर 1 पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, प्लेट 2 नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स है। अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे तो रीजन नंबर 1 में E1 और E2, सॉरी ये दिस इज E1, यहाँ पे ये E1 आएगा। तो रीजन नंबर 1 में E1 और E2 दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 में भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन रीजन नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 का डायरेक्शन सेम आ रहा है, तो रीजन नंबर 2 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था E1 प्लस E2। ये आ गया आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये आ गया आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द 2 प्लेट्स। फिर अगर आपको याद होगा सिग्मा चार्ज डेंसिटी होता है, वो होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज अपॉन एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गया Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो अगर आपको याद है
इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 you will have V by D equal to Q upon A epsilon 0। सिर्फ V को शिफ्ट कर देता हूँ तो Q by V equal to A epsilon 0 by D। By definition what is Q by V? कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या आ गया? A epsilon 0 by D। तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला किसका? कैपेसिटेंस का ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो हमने अब तक दोनों प्लेट्स के बीच में कोई और मटेरियल इंसर्ट नहीं किया, उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया A epsilon 0 by D। ये हमने कल इन डिटेल 2 बार देखा था, तो दिस इज द थर्ड टाइम वी आर रिवाइजिंग द सेम। अब प्रॉब्लम ये है कि कैपेसिटेंस बढ़ाना है, और कैपेसिटेंस क्यों बढ़ाना है? क्योंकि जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें स्टोर होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी उसमें स्टोर होगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। इमेजिन कैपेसिटर इज लाइक बैटरी ऑफ योर फोन। तो हम सबको अपने फ़ोन में ज़्यादा चार्जिंग करना होता है, क्योंकि ज़्यादा चार्जिंग करोगे तो वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तो अगर मुझे कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ द प्लेट पे और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे। प्रॉब्लम ये होता है कि एरिया ऑफ द प्लेट, हम प्लेट के एरिया को ज़्यादा बड़ा कर नहीं सकते। प्लेट का एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस का साइज़ बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस का साइज़ बढ़ जाएगा तो कैपेसिटेंस जिस डिवाइस में तुम यूज़ करने वाले हो उसका साइज़ बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग इन प्लेट का एरिया ज़्यादा इंक्रीज कर नहीं सकते। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि दो प्लेट का डिस्टेंस भी तुम ज़्यादा कम नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस अगर आप देखोगे कैपेसिटेंस एंड डिस्टेंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? कम। बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम कि आप दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस एक लिमिट तक ही कम कर सकते हो। तो प्रॉब्लम यह है कि मुझे प्लेट का एरिया भी नहीं बढ़ाना, मुझे डिस्टेंस कम नहीं करना, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ाना है। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ाने के लिए हम लोग दोनों प्लेट्स के बीच में एक मटेरियल इंसर्ट कर देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो केस नंबर 2 था। सेकंड केस था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। तो केस 2 है विथ डाइलेक्ट्रिक। एंड अगेन बिकॉज हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं इसको, तो ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं। ये है प्लेट नंबर 1 कैपेसिटर का, यह है प्लेट नंबर 2। इन दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस है D। प्लेट नंबर 1 ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर टोटल चार्ज है Q। प्लेट नंबर 2 ये नेगेटिवली चार्ज है, इस पर टोटल चार्ज है -Q। बट अब थोड़ा सा मैं नोटेशन चेंज करूंगा। अभी हमने देखा कि जब तक दोनों प्लेट्स के बीच में कोई और मटेरियल नहीं है तो तब तक क्या है? एयर है। और जब दोनों प्लेट्स के बीच में एयर हो तो कैपेसिटेंस क्या होता है? A epsilon 0 by D। ये अब भी डिराइव किया हमने, सिर्फ नोटेशन चेंज होगा इसके आगे। तो हियर ऑनवर्ड्स जब भी दो प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं है, मतलब कौन है? एयर है। और कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर, मतलब प्लेट्स के बीच में जब एयर होगा तो उसको डिनोट करेंगे C0 से, C0। तो ये डिफ़ॉल्ट नोटेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यही नोटेशन आपको हर बुक में मिलेगा। जहाँ भी V0, E0, C0 ऐसा दिया हो, मतलब वो वैल्यूज़ है विथ एयर एज सराउंडिंग मीडियम। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अभी देखा था वो भी, दोनों प्लेट्स के बीच में अभी फाइंड किया ना। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है तो क्या लिखोगे? E0। और सिग्मा क्या है? सिग्मा है Q अपॉन A, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। सिमिलरली इन दोनों प्लेट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब भी चार्जेस का सेपरेशन हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V नहीं बोलेंगे, V0 बोलेंगे। तो अगर आपको याद होगा अभी लिखा था हमने जस्ट नाउ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? E इक्वल टू V बाई डी। तो E इक्वल टू V बाई डी, लेकिन
E0 और V0। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा V0 इक्वल टू E0 इंटू डी। अब ये याद रखना है, काम का है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ये याद रखो आप। यहाँ तक क्लियर? तो E नॉट, V नॉट, C नॉट, these are electric field, potential difference and capacitance of a parallel plate capacitor with air as dielectric। अब हमको प्रॉब्लम था कि कैपेसिटेंस बढ़ाना है, लेकिन प्लेट का एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को चेंज नहीं करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए अब हम लोग इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर देंगे। और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसका थिकनेस ले लेंगे T, और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो हमने क्या किया था, दोनों प्लेट्स के बीच में एक T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। और मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने आपको उससे पहले भी लेक्चर्स में डिटेल में बताया है कि जब भी आप एक डाइलेक्ट्रिक को, चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, जब आप पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे इस रीजन में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम लोग E0 बोल रहे हैं। E0 ये वाला फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने देखा था कि जैसे ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक में जो चार्जेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। तो जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक दोनों प्लेट्स के बीच में रख दिया, मतलब आपने डाइलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो व्हेनेवर यू कीप डाइलेक्ट्रिक इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेट्स पोलराइज्ड। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है इसको नाम देता हूँ QP प्लस QP। QP मतलब चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस। और जो दूसरा सरफेस है अपोजिट, वहाँ पे चार्जेस आ गए माइनस QP। चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन बट नेगेटिव चार्ज है। तो एक सरफेस पॉजिटिव, एक सरफेस नेगेटिव। और क्योंकि यहाँ पे जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो इस मटेरियल के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। इसको मैं बोलूँगा EP। क्या बोलेंगे इसको? EP। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इन जनरल, अभी आपने देखा इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। अभी देखा ना, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या नाम बोला है? EP। और डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे कौन सा चार्ज है? QP। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक? EP इक्वल टू QP अपॉन A एप्सिलॉन 0। बराबर? फास्ट तो नहीं हो रहा ना? हम रिवाइज करें तो फास्ट होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं समझेगा तो आगे कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? पक्का पक्का? श्योर? अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। एक है लेफ्ट से राइट जो मटेरियल के बाहर है, एक है राइट से लेफ्ट जो मटेरियल के अंदर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड कितना है? एक्सटर्नल फील्ड कितना है? E0। इंटरनल कितना है? EP। दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो क्या होगा? माइनस। तो याद रखना, क्योंकि दो वेक्टर है, एक वेक्टर टू द लेफ्ट है, एक वेक्टर टू द राइट है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो मटेरियल के अंदर, मटेरियल कौन सा? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? E0 माइनस EP। E0 माइनस EP। ये दोनों इक्वेशन आपको इसके आगे के डेरिवेशन के लिए काम में नहीं आने वाले, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब तुमने कैपेसिटर के प्लेट्स में रखा, चार्जेस हो गए पोलराइज।
पोलराइजेशन की वजह से मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ जिसको हमने बोला EP। मटेरियल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड था E0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल हो गया E0 माइनस EP। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा 11th का बेसिक पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताने वाला हूँ, डोंट वरी। सपोज मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है P R डिस्टेंस पे। मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस चार्ज का, तो फॉर्मूला था 1/4πε0 Q/r²। और अगर ये चार्ज के सराउंडिंग में एयर है, एयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते हैं हम लोग? E0। अब इमेजिन वही चार्ज उसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, लेकिन इस केस में ये जो चार्ज है ये आपने किसी और मीडियम में रख दिया, फॉर एग्जांपल केरोसिन में रख दिया, वाटर में रख दिया। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये 11 में सीखा था आपने कूलम्ब्स लॉ में। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है 1/4πε0 K Q/r²। तो जब सराउंडिंग मीडियम एयर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q/r²। जब सराउंडिंग मीडियम एयर नहीं हो, कुछ और हो, तो वो होता है 1/4πε0 K Q/r², where K is called as dielectric constant। तो इफ यू सी, ये जो इतना पार्ट है ना 1/4πε0 Q/r², ये कौन है? E0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम, ये क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन K। आ गया यहाँ तक? अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई कर दो। मटेरियल मतलब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने के बाद इस सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन K। ये 11th का हमने बेस यूज कर लिया। तो इनसाइड द मटेरियल मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E0/K। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। अब आ जाते हैं वापस से यहाँ पे, मैंने बोला था कि ये काम में आएगा तुमको। व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इन जनरल अगर आप देखोगे ना, इन जनरल नेट पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है वो देखो। हमारे पास जो केस है उसमें एक ऐसा रीजन है जहां पे एक मीडियम है, और मीडियम कितने डिस्टेंस तक है? T डिस्टेंस तक। और ऐसा भी रीजन है जहां पे क्या है? एयर है। और एयर कितने डिस्टेंस तक है? जल्दी बताओ। अरे कल ही तो बताया था। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये डिस्टेंस कितना है? D। अब बताओ एयर कितने डिस्टेंस में है? D माइनस T। तो हमारे पास T डिस्टेंस तक मतलब स्लैब के थिकनेस तक कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? E। और स्लैब के बाहर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? E0। तो जब तुम यहाँ लिखोगे नेट पोटेंशियल डिफरेंस, क्या था फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग डिस्टेंस के लिए दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मटेरियल के अंदर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मटेरियल के बाहर अलग है। मटेरियल के बाहर कितना है? कितना है? E0। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, E0 इंटू डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस के लिए? कितने डिस्टेंस के लिए? D माइनस T। प्लस जो बचा हुआ डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस बचा हुआ है? T। उस डिस्टेंस में कितना फील्ड है? E। अंदर कितना फील्ड है? E। नेट फील्ड, बराबर। तो ये जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मैं क्या लिख दूंगा? V इक्वल टू E0 D माइनस T प्लस E इंटू T। लेकिन E क्या आया? E0/K। E0/K इंटू T। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू E0 कॉमन निकाल लो, E0 कॉमन निकाल लो, D माइनस T प्लस E0 तो बाहर गया तो क्या आया? T/K। T/K हो गया। देयरफॉर V इक्वल टू
लेकिन तुमने जो E0 था, चलो थोड़ा एक स्टेप चेंज कर देता हूँ, कोई बात नहीं। बट व्हाट इज कैपेसिटेंस? Q बाई V, ये डेफिनेशन है, लेकिन V क्या है तुम्हारा? क्या है V? E0 D माइनस T प्लस T बाई K, करेक्ट, गुड। लेकिन E0 कितना था? कितना था E0? Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, देयरफॉर यू हैव C इक्वल टू Q अपॉन E0, ये खुद है Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस T बाई K। तो Q और Q हो गया कैंसल, तो C इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गया न्यूमरेटर में, तो A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। ये आ गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, राइट? अब ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, ये भी तुम चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? अगर मैंने वो डाइलेक्ट्रिक बाहर निकाल लिया तो वापस से कौन सा फॉर्मूला बनना चाहिए? एयर का। डाइलेक्ट्रिक जो मैंने इंसर्ट किया ना, वो अगर निकाल लिया तो वापस से फॉर्मूला कौन सा आना चाहिए? ए एप्सिलॉन 0 बाई डी। तो आता है कि देख लो, अगर मैं ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब बाहर निकाल लेता हूँ, बाहर निकाल लिया, करेक्ट, बाहर निकाल लिया इसको, तो टी की वैल्यू क्या हो गई? 0। क्या हो गई? 0। तो 0 डाल के देखो, टी 0, ये दोनों टर्म्स गए तो क्या बचा? A एप्सिलॉन 0 बाई डी, एंड दैट इज नथिंग बट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो करेक्ट है ये ना? पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। यहाँ तक हमने कल कवर किया था। अब इसके आगे हम देखेंगे स्पेशल केसेस। तो 4 स्पेशल केसेस हैं एंड 4 के 4 इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान दो, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं हर एक एग्जाम में। स्टेट बोर्ड में भी आएगा, सीईटी में भी आएगा, जेडबल नीट में तो आता ही है। तो स्पेशल केसेस, केस नंबर 1। अब तक हमने क्या अज्यूम किया? हमने ये अज्यूम किया कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है, देखो ये कैपेसिटर का पहला प्लेट था, ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है। दोनों कैपेसिटर के प्लेट्स में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो है d, ये डिस्टेंस था d। हमने ऐसा अज्यूम किया कि हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है। डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है? t, ऐसा हमने अज्यूम किया, बराबर, राइट? इमेजिन अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ये दोनों प्लेट्स का पूरा ही एरिया ऑक्यूपाई कर ले, पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर ले, तो उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये केस नंबर 1। सो if the dielectric occupies complete space, थोड़ा सा नोट्स में लिखते वक्त अलग तरीके से लिखा होगा, if the dielectric fills the space between the two plates completely, ऐसे लिखा होगा। थोड़ा मैं क्लासेस में पढ़ाते वक्त आलसी हो जाता हूँ, समझ लेना। If the dielectric fills the space between the two plates completely, अगर ऐसा हुआ तो T और D इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? सेम। तो दैट इज, इसका मतलब ये है कि T और D की वैल्यू क्या होगी? सेम। तो अगर हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में जितना भी खाली स्पेस था, उस पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था, तो T इक्वल टू D आ गया। तो कैपेसिटेंस जो था C, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, ऐसा था। तो देयरफॉर C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस D प्लस D बाई K। ये D और ये D हो गया कैंसल, और एक K कहाँ जाएगा? ऊपर। तो C इक्वल टू K A एप्सिलॉन 0 बाई D। लेकिन A एप्सिलॉन 0 बाई D को तुमने क्या बोल के रखा है? C0। तो ये क्या बन गया? KC0। अब ध्यान दो यहाँ पे, अभी इसके आगे इंटरेस्टिंग
फैक्ट समझ में आएगा तुमको। यहाँ ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तुमको क्या बोला था कि अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो प्लेट का एरिया बढ़ा दो या दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस कम कर दो। और अगर हमको दोनों ही नहीं करना तो देखो क्या होता है, ये जो डाइलेक्ट्रिक तुमने इंसर्ट किया ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा ही होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती है एयर के लिए, के की वैल्यू 1 होती है किसके लिए, एयर। और देख लो अगर मैं के की वैल्यू 1 कर दूं तो सी क्या बन जाएगा, C0। बाकी सारे सब्सटेंस के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। नाउ इमेजिन मुझे कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ाना है, लेकिन मुझे प्लेट का एरिया चेंज नहीं करना और मुझे प्लेट्स का डिस्टेंस चेंज नहीं करना। तो मैं दोनों प्लेट्स के बीच में एक मटेरियल इंसर्ट कर दूंगा। इमेजिन उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5। कितना, 5 कितना, तो बताओ कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या बन जाएगी, 5C0। मतलब जब एयर था तो उसकी जो भी कैपेसिटी थी अब 5 गुना बढ़ गई, विदाउट चेंजिंग एरिया एंड विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस। इसके लिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर टू इंक्रीज द कैपेसिटी। मतलब वही कैपेसिटर है, सिर्फ उसके प्लेट्स के बीच में तुमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो उसका कैपेसिटी बढ़ गया। तुमको और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाना होगा तो तुम क्या कर सकते हो, तुम कोई और मटेरियल यूज़ कर लो। ऐसा कोई मटेरियल ले लो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है, तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 10C0, बराबर। तो ये पहला केस। दूसरा स्पेशल केस नंबर 2। दूसरे स्पेशल केस में हम ऐसा करेंगे, हमारे पास ये दो प्लेट्स थे कैपेसिटर के, हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक नहीं अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट करेंगे विथ डिफरेंट थिकनेस। तो हमने क्या किया, ये एक ले लिया कैपेसिटर, एक डाइलेक्ट्रिक, फिर दूसरा डाइलेक्ट्रिक, फिर तीसरा डाइलेक्ट्रिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली वन सब्सटेंस, वन डाइलेक्ट्रिक, हम अलग अलग डाइलेक्ट्रिक यूज़ कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट थिकनेस। तो ऐसा मान लो पहले का थिकनेस T1 है, दूसरे का थिकनेस T2 है, तीसरे का थिकनेस T3 है, और ऐसे हमारे पास n स्लैब्स है। पहले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2 है, तीसरे का K3 है, और आखिरी में जो भी होगा उसका Kn है, राइट। सो इफ the space between the two plates of the capacitor is filled with different dielectrics of thickness T1, T2, T3 and dielectric constant K1, K2, K3 etc. तो उस केस में क्या होगा वो भी देख लो। सबसे पहले ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, अभी सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों बोलते हैं उसका भी रीजन है। आपको याद है क्या सीरीज कॉम्बिनेशन डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, दो टाइप के कॉम्बिनेशन देखे थे ना, एक सीरीज एक पैरेलल। तो व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, डिफाइन कैसे करते हैं, भूल गए तो कैसे चलेगा भूल के। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ऐसा है, मेरे पास अगर कैपेसिटर्स है और मैंने कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट कर दिया सो दैट किसी भी दो कैपेसिटर में एक ही इलेक्ट्रिकल पॉइंट कॉमन हो। पहले कैपेसिटर और दूसरे कैपेसिटर में एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट कॉमन है, ये दूसरे और तीसरे में भी एक है ये। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। 4 तरीके थे सीरीज कॉम्बिनेशन डिफाइन करने के लिए। उसमें से पहला ये था, इफ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट there is only one electrical point common between any two capacitors, then such a combination is called as series combination। दूसरा तरीका भी था, ये पहला कैपेसिटर है, इसका ये पहला प्लेट है, ये उसका दूसरा प्लेट है। ये दूसरा कैपेसिटर है, उसका ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। ये तीसरा कैपेसिटर है, इसका ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। क्या नोटिस कर रहे हो, पहले कैपेसिटर का सेकंड प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है, दूसरे के पहले प्लेट के साथ। दूसरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट ये किसके साथ कनेक्टेड है, तीसरे के पहले के साथ। तीसरे प्लेट कैपेसिटर का दूसरा प्लेट चौथे के
पहले के साथ। सो व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट the second plate of first capacitor is connected to first plate of second capacitor and so on, such a combination is said to be series combination। बराबर। तीसरा तरीका भी था, यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ माइनस क्यू आता है, यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ प्लस क्यू आता है, यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू आता है, यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ प्लस क्यू आता है, यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू आता है। तो इफेक्टिवली देखोगे सारे के सारे कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज है। सो व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द चार्जेस ऑन ऑल द कैपेसिटर्स आर सेम, देन सच अ कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन। बराबर। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझेगा। जब तुम एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हो इस तरीके से, तो जो पहला स्लैब है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वो पहला कैपेसिटर बन जाता है। जो दूसरा स्लैब वो क्या बन जाता है, दूसरा कैपेसिटर। तीसरा क्या बन जाता है, तीसरा कैपेसिटर। और अच्छे से देखोगे तो डू यू सी, क्या दिख रहा है तुमको, डू यू सी ये सीरीज जैसा बन गया। पहला कैपेसिटर का दूसरा प्लेट, ये दूसरे कैपेसिटर का पहला प्लेट है, दूसरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट, ये तीसरे का पहला प्लेट है। तो क्या बन गया ये, सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, याद रखना। सो व्हेन डिफरेंट dielectric slabs of thickness T1, T2, T3, Tn with dielectric constants K1, K2, K3 up to Kn are inserted as shown in figure। तो मैंने जैसे डायग्राम दिखाया है उसके हिसाब से अगर इंसर्ट कर दिए, then such a combination is series combination। Then such a combination is series combination। और अगर आपको याद होगा, if you remember, सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना था, याद है क्या? इफेक्टिव कैपेसिटेंस समर वेकेशन लगने से पहले का लास्ट लेक्चर था। आपका समर वेकेशन लगने से पहले का लास्ट लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों के ही आपको मैंने फॉर्मूला डिराइव करके दिए थे। तो अगर याद नहीं होगा तो ये होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 1/cn तक सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो पैरेलल होगा तो c1 प्लस c2 प्लस c3 अप टू cn, वो इसके बाद आएगा। तो जिनका ध्यान नहीं, मैं वापस बताता हूँ, ध्यान दे दो, काम में आएगा ये। हमारे पास है कैपेसिटर में से दो प्लेट्स। हमने क्या किया, हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और थिकनेस के स्लैब इंसर्ट कर दिए। तो पहले स्लैब का थिकनेस है T1 कांस्टेंट है K1, दूसरे का थिकनेस है T2 कांस्टेंट है K2, सो ऑन। तो ये बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस पूरे कैपेसिटर का इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आएगा, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 अप टू 1/cn। लेकिन हमने अभी देखा, हमने क्या देखा, कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला क्या था, अगर याद होगा तो K(ε0/d), अभी डिराइव किया, अभी जस्ट नाउ K(ε0/d), सही है, पक्का, श्योर। तो एक बात बताओ, व्हाट इज C1, पहले कैपेसिटेंस का क्या आएगा, K1। A(ε0/d) क्या था, थिकनेस था। यहाँ पे पहले का थिकनेस कितना है, T1। C2 क्या आएगा, K2 A(ε0/T2। C3 क्या आएगा, C3 K3 A(ε0/T3। Cn क्या आएगा, Kn A(ε0/Tn। और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें सारे ये C1 C2 C3 Cn के फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिए तो आएगा आपका
Therefore, equation 1 becomes 1 by C equal to 1 by C1. 1 by C1. What is C1? K A epsilon 0 by T1. 1 by, तो T1 अपॉन K1 A epsilon 0. तो ये आ जाएगा T1 अपॉन K1 A epsilon 0. 1 by C2 क्या आएगा? T2 अपॉन K2 A epsilon 0. ऐसा करते करते Tn क्या आएगा? Tn अपॉन Kn A epsilon 0. बराबर? गुड. क्या कॉमन निकलेगा? कॉमन क्या आएगा? 1 अपॉन A epsilon 0. तो T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस 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 Tn बाय K. बराबर? सही है. ये आ गया इफेक्टिव कैपेसिटेंस. देखो है कि यहाँ तक है. नोट्स में इतना ही है. अभी मैं थोड़ा सा इससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सही है ना? करेक्ट है. अब एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ दो डाइलेक्ट्रिक यूज करता, एन की जगह पे 2 यूज करता, लेकिन दोनों का थिकनेस सेम लिया, तो हर एक का थिकनेस कितना आएगा? क्वेश्चन समझा? सिर्फ 2 ही स्लैब यूज किए, दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस कितना था? d. लेकिन जो 2 स्लैब यूज किए दोनों का थिकनेस क्या है? सेम. तो हर एक स्लैब का थिकनेस कितना आएगा? d/2. 3 यूज किए और तीनों का सेम थिकनेस हुआ तो d/3. 4 यूज किए, चारों का सेम थिकनेस. और अगर n यूज किए और सबका सेम थिकनेस, हाँ, तो वो केस मैंने नोट्स में नहीं दिया, वो मैं अभी बता रहा हूँ. इफ all the slabs have same thickness, then तो उस केस में T1, T2, T3, Tn ये सब आएगा आपका d/n. Therefore 1 by C equal to 1 upon A epsilon 0. T1, T2, T3, Tn सब सेम है, तो सब क्या हो जाएंगे? कॉमन आ जाएंगे. क्या होंगे? कॉमन आएंगे. और सबकी वैल्यू कितनी है? d/n. तो d/n आ जाएगा बाहर. अंदर क्या बचेगा? 1 by K1 प्लस 1 by K2 प्लस 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 1 by K. बराबर? करेक्ट. अब अगर सारे के सारे स्लैब्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी सेम हो तो, जितने भी स्लैब यूज किए सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी सेम हो तो, वो भी कॉमन आ जाएगा. इसको बोलते हैं मजाक करना, मजाक, चेष्टा करने. अगर सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम होता तो सारा मटेरियल एक ही है, वो तो तुमने पहले ही करके रखा. सारे स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम, पहले का K, दूसरे का K, तीसरे का K, चौथे का K, पांचवे का K. इसका मतलब होता है क्या होता है? सेम ही मटेरियल है पूरा का पूरा. वो तो पहला केस किया ना तुमने. तो ऐसा होता ही नहीं है. ऐसा कभी नहीं क्वेश्चन आएगा आपको कि हमने n स्लैब यूज किए, सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम था. ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि दोनों प्लेट्स के बीच में एक ही मटेरियल है. और वो केस तो केस नंबर 1 था. लिखा क्लियरली, इफ द डाइलेक्ट्रिक ऑक्यूपाइज कंप्लीट स्पेस. बराबर? पक्का पक्का, श्योर श्योर, नक्की, 100%. गुड. तो अभी नेक्स्ट केस, तीसरा स्पेशल केस. अभी तुमने सीरीज में लगा दिया, अब बचा कौन? पैरेलल. अभी इंपॉर्टेंट है, सीरीज के बाद पैरेलल, और दोनों खत्म करने के बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि सीरीज में है कि पैरेलल में है. वो क्वेश्चन आपको स्टेट बोर्ड में और सीईटी में बहुत आते हैं, जहाँ समझ में नहीं आता कि सीरीज है कि पैरेलल है. तो अच्छे से समझ लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सीरीज में या पैरेलल में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उसको. तो केस नंबर 3, तीसरा केस.
अभी तीसरा केस में कुछ लिखूंगा नहीं, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा आपको। तो तीसरे केस में हमने क्या किया, हमारे पास था दो प्लेट्स, तो हमारे पास दो प्लेट्स है और इस केस में हमने अलग अलग डाइलेक्ट्रिक यूज किए हैं, लेकिन इस बार थिकनेस सबका सेम है, एरिया सेम नहीं है। थिकनेस सबका क्या है, सेम है, लेकिन एरिया सेम नहीं है। तो ऐसा है, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स है। पहला जो स्लैब है, फर्स्ट स्लैब, इसका एरिया है A1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। दूसरा जो स्लैब है एरिया है A2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। ऐसे बहुत सारे हैं। nth का एरिया है AN, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है KN। करेक्ट, बराबर। इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अच्छे से सुन लो, ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चंस JEE लेवल के क्वेश्चंस खत्म, यहीं पे अटकते हैं। क्योंकि जब स्लैब्स का थिकनेस अलग हो लेकिन एरिया सेम हो, पिछला केस थिकनेस अलग था, एरिया सबका सेम था। देखो पहले का एरिया, दूसरे का एरिया, तीसरे का एरिया सेम है। तो जब थिकनेस अलग हो लेकिन एरिया सेम हो तो वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, बराबर। थिकनेस इज अरे अलग, डिफरेंट, थिकनेस इज डिफरेंट बट एरिया इज सेम, सीरीज कॉम्बिनेशन, बराबर, करेक्ट। और अगर थिकनेस सेम हो, एरिया अलग हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब जब आप डिस्टेंस पे डिवीजन करते हो, ये डिस्टेंस पे डिवीजन है, आपने जब दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस था d, इसको डिवाइड कर दिया और अलग अलग मटेरियल भरते गए। तो जब डिस्टेंस पे डिवीजन हो, एरिया सेम हो, तो दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। जब एरिया पे डिवीजन हो और डिस्टेंस सेम हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। और पैरेलल में इफेक्टिव क्या आता है, याद है क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, करेक्ट। और मैंने अभी बताया C होता है A K A एप्सिलॉन 0 बाय D, ऐसा होता है जनरल फॉर्मूला है। तो C1 क्या आएगा, K1 A1 एप्सिलॉन 0 बाय T1 नहीं D, क्यों D, वो सबका थिकनेस सेम ही है। जितना प्लेट्स का डिस्टेंस है उतना ही सबका थिकनेस है। पिछले केस में C1 क्या लिखा था तुमने, K1 A एप्सिलॉन 0 बाय T1, क्योंकि एरिया सेम था, थिकनेस अलग था। यहाँ पे क्या सेम है, थिकनेस सेम है, एरिया अलग है। तो K1 A1 एप्सिलॉन 0 बाय D। C2 क्या आएगा, C2 K2 A2 एप्सिलॉन 0 बाय D। Cn क्या आएगा, Cn Kn An एप्सिलॉन 0 बाय D। तो ये सारे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes C equal to C1, what is C1, K1 A1 epsilon 0 by D plus K2 A2 epsilon 0 by D plus Kn An epsilon 0 by D, करेक्ट, सही, पक्का। तो क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से, क्या कॉमन निकलेगा, C इक्वल टू बताओ एप्सिलॉन 0 बाय D, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस Kn An, करेक्ट। अब इमेजिन जैसे पिछला केस लिया था, T1 T2 T3 Tn ये सारे आ गए D बाई N, वैसे यहाँ पे मेरे पास अगर दो ही स्लैब्स है, दो, और वो दो ही स्लैब मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो दोनों का एरिया कितना होगा, A/2 और A/2, 3 है तो A/3 A/3 A/3, 4 है तो A/4 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 और A/4, और N है तो A/N। तो if A1 A2 An ये सारे कितने हैं, A/N, तो C आ जाएगा एप्सिलॉन 0 बाई D
A1 A2 A3 AN सब बाहर, और वो क्या है A बाय N, अंदर क्या बचा K1 प्लस K2 प्लस अप टू, राइट, करेक्ट। तो ये है आपका केस नंबर 3, देख लो फॉर्मूला यही दिया हुआ है, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D इंटू N इंटू K1 प्लस K2 अप टू K, करेक्ट। तो अगर अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे तो नोट्स वोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ फिजिक्स जितना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, तो लोग उल्टा खिलाएंगे आपको, डिफिकल्ट है, हाँ बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है, नथिंग। कंडीशन है, जब तुम पढ़ रहे हो आपके लिए एक स्पेशल कंडीशन है, जब तुम पढ़ रहे हो ना, मोबाइल फ़ोन छोड़ के आओ साइड में, पढ़ रहे हो उस पर 100% ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो, हर एक टॉपिक के बाद एक बार चेक करो कि समझा क्या, नहीं समझा तो वापस पढ़ो, एक बार समझ में आ गया पूरी लाइफ में कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो, कभी देखा मैं से भी नोट्स लाता हूँ देखने के लिए कि अगला टॉपिक क्या पढ़ाना है, कभी कभी वही भूल जाता हूँ लाने के लिए, और याद रहता है इसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, इवन टॉपिक वाइज याद रहता है। अभी इसके बाद जो टॉपिक है वो स्किप करने वाला हूँ फिलहाल, वो मैं बाद में सिखाऊंगा, बट यू शुड रिमेंबर। अभी चौथा स्पेशल केस है, चौथे स्पेशल केस में ऐसा बोला होगा कि जो दोनों प्लेट्स है उसके बीच में तुमने डाइलेक्ट्रिक नहीं यूज़ किया, तुमने कंडक्टर यूज़ किया। सो इफ द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स इज फिल्ड विद अ कंडक्टर, ये है चौथा स्पेशल केस। दिस इज फोर्थ स्पेशल केस। इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स is filled with a conductor, with a conductor। अब एक कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कंडक्टर के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, क्या होती है इन्फिनिटी। तो ये जो C था क्या था फॉर्मूला, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, K की वैल्यू क्या आ गई इन्फिनिटी। और हमने क्या बोला है, हमने ये बोला, क्या बोला हमने बताओ, इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद अ कंडक्टर। हाँ लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया है, तुम दोनों प्लेट्स के बीच में जितना भी एरिया है, स्पेस है, वो पूरा नहीं फिल कर सकते, मतलब तुम T इक्वल टू D नहीं कर सकते। अगर करोगे तो क्या होगा, देख लो पहले, देख लो क्या होगा। अगर T और D की वैल्यू सेम कर दी तो ये क्या बन गया D, ये क्या बन गया D, और K की वैल्यू क्या है, व्हाट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये तो 0 हो गया, और D और D भी कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर क्या बन गया, जब डिनोमिनेटर 0 हो C हो जाएगा इन्फिनिटी। तो वैसा नहीं चलता इस केस में, तो इस केस में याद रखना एक कंडीशन ये भी है, इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद अ कंडक्टर ऑफ थिकनेस T, ऑफ थिकनेस T, और कंडीशन ये है कि जो T है वो D से कम होना चाहिए, मतलब पूरा स्पेस नहीं फिल कर सकते हो, अगर फिल कर दिया तो गए, राइट। तो इस केस में C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T आएगा। क्यों D माइनस T आएगा, क्योंकि K की वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी, तो T अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, तो बचा क्या A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T है सब डन, गुड। अगला टॉपिक होना चाहिए सीक्वेंशियली डिस्प्लेसमेंट करंट, लेकिन मैं वो लास्ट में पढ़ाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट करंट और वैन डायग्राफ जनरेटर को मैं एकदम आखिरी में पढ़ाता हूँ, मतलब CET होने के बाद, क्योंकि वो दोनों थ्योरी टॉपिक है। तो अभी हम लोग आएंगे अगले टॉपिक पे हमारे, विच इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। है कैसा टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो अगला टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी एनर्जी स्टोर्ड थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे, क्योंकि इसमें थोड़ा पिछला भी रिवाइज हो जाएगा आपका। आपको याद है हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन डिराइव किया था 11th में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद आपको याद है हम लोगों ने इलास्टिक एनर्जी, जिसको तुम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हो, चैप्टर नंबर 7 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, डिराइव किया था। उसके बाद याद होगा, अगर याद होगा तो, चैप्टर नंबर 2 12th का, कौन सा, फ्लूइड मैकेनिक्स, वहाँ पे हमने सरफेस एनर्जी नाम का एक
इक्वेशन डिराइव किया था। उसके बाद अभी इसी चैप्टर में हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस भी डिराइव किया था इसी चैप्टर में, याद आ रहा है? तब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी एनर्जी स्टोर्ड हो वो कहाँ से आता है, बताया था मैंने बोला था कि जहाँ पे भी एनर्जी स्टोर्ड हो वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कहाँ से आता है? वर्क डन से आता है। कहाँ से आता है? अभी मैं वापस एक बार बता रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ द फाइनल टाइम, क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर सच थिंग्स। टोटल 11th और 12th के सिलेबस में 7 बार आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते हो, 7 टाइम्स, और 7 के 7 बार कॉन्सेप्ट सेम है। ग्रेविटेशन अगर याद होगा तो ऐसा टॉपिक था, अर्थ से एक हाइट पे एक मास है m, उस मास को आपको और ज़्यादा हाइट पे लेके जाना है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब वो जो मास है उसको अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और हम उस मास को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में। अपने आप तो जाएगा नहीं, अपने आप तो नीचे आएगा ना, हमको तो ऊपर भेजना है। तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। क्या करना पड़ेगा? और वर्क होता है एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो ये जो हमने मास को एक हाइट से दूसरे हाइट पे शिफ्ट किया, जो वर्क हुआ वो स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हो गया? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ अर्थ एंड मास। इसको बोलते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे फोर्स कौन सा था? ग्रेविटेशनल था, बराबर। इसके बाद हमने एक और केस लिया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इलास्टिसिटी में। हमारे पास था एक वायर के नीचे लगा दिया था लोड, मतलब वेट, और इस वेट की वजह से ये जो वायर है इसका लेंथ बढ़ गया। लेंथ बढ़ना मतलब डिस्प्लेसमेंट होना, और डिस्प्लेसमेंट कभी भी अपने आप नहीं होता है, फोर्स लगता है। कौन लगता है? और वो फोर्स कहाँ से आया? लोड से आया। कहाँ से आया? तो ये लोड ने क्या किया? वर्क किया। किस पे वर्क किया? किस पे वर्क किया? वायर पे। लेकिन वर्क क्या होता है? एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये वर्क कहाँ गया? स्टोर हो गया। किसमें? किसमें? वायर में। इसको बोलते हैं इलास्टिक एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी। फिर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसी चैप्टर में तुमको बताया था, हम पहला चार्ज लेके आए, वर्क डन हुआ क्या? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपोज करने के लिए कोई और चार्ज था ही नहीं। लेकिन जब तुम दूसरा चार्ज लेके आए तो पहले चार्ज ने क्या किया? अपोज किया। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में चार्ज को डिस्प्लेस किया है, तो क्या हुआ? वर्क। वर्क कहाँ गया? कहाँ गया? स्टोर हो गया। किसमें? सिस्टम ऑफ चार्जेस में। उसको बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जहाँ भी एनर्जी स्टोर हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? वर्क डन से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? कहाँ से हो रहा है? कहाँ से हो रहा है? तो यहाँ भी वही होने वाला है। तो एनर्जी स्टोर हो रहा है मतलब क्या होगा? वर्क होगा। अभी वर्क कैसे होगा वो समझ लो। तो वर्क पहले तो मैं लिख देता हूँ। जब भी आप कैपेसिटर को चार्ज करोगे, अब चार्ज करना मतलब क्या? चलो डायग्राम से समझा देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। कैपेसिटर अभी मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, तुमको पता है। कैपेसिटर में 2 पैरेलल प्लेट्स होते हैं, क्योंकि हम लोगों का फोकस सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे है। उसमें से एक प्लेट इंसुलेटेड है, दूसरा प्लेट ग्राउंडेड है, बराबर। मान लो ये कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, मतलब चार्ज नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका चार्जिंग करेंगे। चार्जिंग करना मतलब क्या? मतलब प्लेट नंबर 1 पे पॉजिटिव चार्ज लाना, बराबर। पहला पॉजिटिव चार्ज लाए, नो वर्क इज डन, क्योंकि अपोज करने के लिए कोई था नहीं। फिर दूसरा चार्ज लाए, लेकिन दूसरे चार्ज को क्या फेस करना पड़ेगा? अपोजिशन। तो जहाँ भी अपोजिशन फेस करना पड़ता है वहाँ पे क्या होता है? वर्क डन। और चार्ज लाए, वर्क होता गया। जितना ज़्यादा चार्ज लाओगे क्या होगा? वर्क। चार्ज लाना मतलब चार्जिंग करना। क्या करना? इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। यहाँ पॉजिटिव हो तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। वेरी सिंपल। तो याद रखो, अगर एक प्लेट पॉजिटिव है तो दूसरा प्लेट क्या है?
नेगेटिव है। वेरी गुड, गुड। तो अब ये जो चार्जिंग का प्रोसेस है, ये जो चार्जिंग का प्रोसेस है ना, उस चार्जिंग के प्रोसेस में वर्क हुआ कि नहीं? हुआ ना? हुआ ना? वर्क कहाँ गया? वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड, तो वो स्टोर हो गया, राइट? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। सो यू मस्ट नो some work is always done, some work is always done in the process of charging a capacitor, in the process of charging a capacitor. This work is stored in the capacitor, and is known as electrostatic energy या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो बेसिकली जब आप मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर रहे हो तो यही कर रहे हो। आप बोलते हैं ना मेरा मोबाइल फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, फिर चार्जर लगाओगे, फिर देखोगे 1%, 2%, 3%, 4%। मतलब क्या हो रहा है? सर्किट से, मतलब सप्लाई से चार्ज आके आपके बैटरी के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। तो सम वर्क इज ऑलवेज डन इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, और वो जो वर्क डन हुआ इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसको क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। यहाँ तक क्लियर? और यही पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टोर हुआ, जो तुम बाद में यूज़ करते हो। कैसे यूज़ करते हो? दोस्त का कॉल आया, अरे जल्दी आना मिलने के लिए, चार्जिंग से निकाला, मोबाइल चल रहा है, अभी चल रहा है ना? क्यों चल रहा है? चार्जिंग हो गया, मतलब उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया, तुम अभी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी वर्ड है ना, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी उसमें है, तुम जब चाहो तब यूज़ करो। एग्जाम्पल, ये पेन ग्राउंड पे पड़ा था, हाइट 0 थी, 0, बट इस पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? mgh। ठीक, इसको उठा के यहाँ पे लाया, h हाइट पे लाया, कितना पोटेंशियल एनर्जी है? mgh। अब समझेगा कैसे कि पोटेंशियल एनर्जी है इसमें? इसको छोड़ दिया तो क्या होगा? नीचे जाएगा। मतलब छोड़ दिया तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv। अभी पकड़ के रखा है, वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो, लेकिन छोड़ दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो ऐसे समझ में आता है कि पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है किसमें? काइनेटिक में। यहाँ तक क्लियर? तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा है कि हम एक कैपेसिटर को चार्ज करते जा रहे हैं, और चार्ज जब कर रहे हो तो तुम पॉजिटिव चार्ज लाते जा रहे हो। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अपोज करने वाला है, तो अपोज करने वाला है मतलब तुमको ज़बरदस्ती का वर्क करके तुमको चार्ज करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क होता है वो स्टोर हो जाता है, उसको बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, राइट? अब एक काम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि जब फुल्ली चार्ज हो गया, 100% चार्जिंग, तब चार्ज था Q और पोटेंशियल डिफरेंस था V, करेक्ट? तो लेट Q be the charge on capacitor, कैपिटल Q है वो, चार्ज ऑन कैपेसिटर when it is fully charged, when it is fully charged। तो जब 100% चार्जिंग हुआ है तो चार्ज कितना है? कैपिटल Q। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलता हूँ कैपिटल V। तो कैपिटल V इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, when the capacitor is fully मतलब completely charged। Therefore, what is capacitance? Q by V। Equation number 1, right? तो जब कैपेसिटर completely चार्ज हो गया तो चार्ज कितना था? कैपिटल Q।
पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, कैपिटल V। तो कैपेसिटेंस कितना है, कैपिटल Q अपॉन कैपिटल V, ये बाय डेफिनेशन है। लेकिन इमेजिन जीरो चार्जिंग से, जैसे आप मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हो, तो जब आप मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हो तो आपके मोबाइल फ़ोन में मान लो जीरो चार्जिंग है, तो जीरो से 100 जाता है क्या? सब चीज़ नहीं होती ना, जीरो होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, करेक्ट, राइट। तो जीरो चार्ज से लेके 100% के बीच में उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट चार्जिंग। तो मान लो एक इंटरमीडिएट स्टेट है जहाँ पे चार्ज है Q, स्मॉल q, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल v, राइट। तो कैपिटल Q मतलब व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, और पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V मतलब कब, व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, और स्मॉल q चार्ज कब, व्हेन द कैपेसिटर इज इंटरमीडिएट चार्ज, मतलब इन बिटवीन जीरो एंड फुल के बीच में, और स्मॉल v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स व्हेन द कैपेसिटर इज at intermediate state. So in an intermediate state, intermediate मतलब बीच का स्टेट है, ना जीरो है ना फुल है, तो in an intermediate state let Q be the charge and V be the potential difference. Therefore capacitance C is equal to, क्या आएगा, जैसे वहां पे C क्या था, कैपिटल Q बाय कैपिटल V, यहाँ पे क्या आएगा, बराबर, करेक्ट, सही है। इक्वेशन नंबर 2 सही है, ये भी कैपिटल C और वो भी कैपिटल C, सही है क्या? जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तो भी कैपेसिटेंस तुमने कैपिटल C लिखा, जब फुल्ली चार्ज नहीं है तो भी कैपेसिटेंस तुमने कैपिटल C लिखा, सही है क्या? यस और नो? जब फुल्ली चार्ज था तो चार्ज कैपिटल Q लिखा तुमने, और जब फुल्ली नहीं था तो क्या लिखा, स्मॉल q। जब फुल्ली चार्ज था तो तुमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा, कैपिटल V, और जब फुल्ली नहीं था तो क्या लिखा, स्मॉल v। जब फुल्ली चार्ज था तो कैपेसिटेंस क्या लिखा, कैपिटल C, और जब इंटरमीडिएट है तो क्या लिखा, कैपिटल C। इज दिस करेक्ट, यस और नो? इट इज करेक्ट। तो इट इज करेक्ट क्योंकि कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करता ही नहीं है, वो एरिया और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तुमने प्लेट का एरिया चेंज किया क्या, नहीं। तुमने डिस्टेंस चेंज किया क्या, नहीं। हाँ, तो कैपेसिटेंस किसी भी केस में सेम रहता है, चाहे उस पर चार्ज जीरो हो, चाहे उस पर चार्ज थोड़ा सा हो या पूरा हो, तो कैपेसिटेंस डज नॉट चेंज। यहाँ तक क्लियर, पक्का, श्योर श्योर, 100%, गुड। अब यहां से देखोगे तो तुमको स्मॉल v मिल जाएगा, स्मॉल v q बाय c, स्मॉल v इज q बाय c। अब इमेजिन हम इस पे एक्स्ट्रा चार्ज ला रहे हैं, कितना चार्ज ला रहे हैं, dq, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहले से पॉजिटिव बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, अभी तो बता है क्या करेगा, अपोज करेगा, रिपेल करेगा, मतलब क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जब भी फोर्स ऑफ रिपल्शन हो या अपोजिशन हो तो क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो अगर हमको एडिशनल चार्ज dq डालना है, क्योंकि याद रखना जीरो चार्जिंग, फिर 1% चार्जिंग, फिर 2% चार्जिंग, मतलब तुम हर बार चार्ज बढ़ा रहे हो, तो हर बार वर्क हो रहा है, और वही वर्क स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मुझे dq अमाउंट ऑफ चार्ज को बढ़ाना है और dq चार्ज डालना है तो वर्क होगा। चार्ज dq मतलब स्मॉल चार्ज, तो वर्क भी क्या होगा, स्मॉल, राइट। तो वर्क डन इन इंक्रीजिंग या इन डिपॉजिटिंग द एडिशनल चार्ज, ऐसा बोल सकते हो, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द चार्ज। कितने से बढ़ाया चार्ज, कितने से, बाय dqs। अगर चार्ज कम है, छोटा है, तो वर्क डन भी क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा। व्हाट इज वर्क डन, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, इसी चैप्टर में किया था, छुट्टियों में जाने से पहले किया था। वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो लिखा होगा कैपिटल W इक्वल टू Q इनटू V, हाँ बराबर। जिनको नहीं याद रख लो,
वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू वी। इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोगों ने, हमने इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए है। वर्क डन इज क्यू इंटू डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे कितना चार्ज तुम ला रहे हो, डी क्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू की यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू की यहाँ पे डी क्यू। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था जब इंटरमीडिएट स्टेज था, तो कितना था V, तो क्या लिखेंगे। तो व्हाट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू इंटू वी। लेकिन ये वर्क डन कब हुआ, ओनली टू ब्रिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज। 0 से 100% चार्ज करने में, मतलब टोटल चार्ज करने में वर्क डन कैसे निकालते हो, इंटीग्रेशन। मैंने इसलिए बोला हर जगह पे प्रोसेस सेम है, पहले तुम थोड़ा चार्ज लाए, फिर और लाए, फिर और लाए, हर बार वर्क डन हुआ, तो टोटल वर्क डन, मतलब टोटल वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं, बाय इंटीग्रेशन। देयरफॉर टोटल वर्क डन इन कंप्लीट चार्जिंग, बड़बड़ बंद करो और यहां ध्यान दो, इन कंप्लीट चार्जिंग इज, यहां पे ध्यान दो, बड़बड़ बिल्कुल नहीं चाहिए। तो टोटल वर्क डन होता है इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, विच इज इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू क्या आया, डी क्यू इंटू वी। सही है। लिमिट्स 0 से, जब 0 चार्जिंग था, कैपिटल क्यू तक जब फुल्ली चार्ज हो गया, क्योंकि हमने 0 चार्जिंग से स्टार्ट किया, पहले डी क्यू लाया, फिर डी क्यू लाया, फिर डी क्यू लाया, ऐसे डी क्यू लाते गए। कब तक लाते गए, जब तक कैपेसिटर क्या नहीं हो जाता, कंप्लीटली चार्ज नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता, कंप्लीटली चार्ज। तो देयरफॉर वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q डी क्यू। सही है। स्मॉल v, ये स्मॉल v क्या था, Q बाय सी। तो Q बाय सी, लेकिन ये C क्या है, कांस्टेंट है। मैंने अभी बताया कांस्टेंट है। कांस्टेंट इंटीग्रेशन के कहाँ जाता है, बाहर। तो देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू, बाहर आ गया 0 टू कैपिटल Q डी क्यू। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x स्क्वायर बाय 2। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ Q डी क्यू, Q स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स कहाँ से कहाँ, 0 से कैपिटल Q तक। ओके, देयरफॉर W इक्वल टू 1 बाय 2C। 2C क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से, कहाँ गया ये, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, लास्ट पेज तक पहुंच गए, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, तो रुक जाओ। ओके, ये 2 यहाँ बाहर ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट आ गया Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो कितना आ गया, Q स्क्वायर बाय 2C। लेकिन दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, जो क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और उसको डिनोट किससे करते हो, U से। तो U क्या आ गया, Q स्क्वायर बाय 2C। यह है एक इक्वेशन। इसका और एक इक्वेशन बनता है, कैसे बनता है, अभी मैंने पूछा C इक्वल टू, तो आपने बोला Q बाई V, बोला कि नहीं, बोला ना साहब। तो व्हाट इज Q, CV, सब्स्टिट्यूट करो। तो देयरफॉर U इक्वल टू Q स्क्वायर, मतलब क्या, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, एक से एक से कैंसिल, तो क्या हो गया 1/2 CV स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं, न्यूमेरिकल्स, हाफ CV स्क्वायर, CET में भी इस पे आते हैं, बराबर। और एक फॉर्मूला बनेगा, तो Q स्क्वायर बाय 2C हो गया, हाफ CV स्क्वायर हो गया। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, हाफ CV इंटू V, क्योंकि V स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो C इंटू V, एक बात बताओ, C इंटू V मतलब कौन, Q, तो आ जाएगा हाफ Q V। तो ये आ गए आपके एनर्जी स्टोर के 3 फॉर्मूला, क्लियर, राइट। Q स्क्वायर बाय 2C, हाफ CV स्क्वायर एंड QV बाय 2। क्लियर यहाँ तक, पक्का पक्का, श्योर।
So that's it for today.